आप सबों को मेरा नमस्कार। आज की जो कहानी होगी उस कहानी में 3 नए कानून पे प्रधानमंत्री जी ने पहली बार कुछ कहा है और जहां उन्होंने कहा है उससे 3 नए कानून पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके ऑपरेशन में क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, किस प्रकार से ऑलरेडी पहले से जो व्यवस्थाएं चलती आ रही हैं और ये 3 नए कानून आने के बाद कैसी व्यवस्थाएँ चलेगी, आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलते हैं चर्चा की तरफ और वो चर्चा ये है कि 7 जनवरी को जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों की 58वीं यानी 58वां अखिल भारतीय सम्मेलन में 3 नए कानून पर मोदी जी ने ये कहा है कि आपराधिक कानून और आपराधिक कानून में ये करना है कि नागरिक पहले, प्राथमिकता आपको देनी है नागरिक पहले, गरिमा पहले, न्याय पहले। 3 नए कानून और तीनों नए कानून में नागरिक पहले, गरिमा पहले, न्याय पहले की बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि डंडा कानून में नहीं, डेटा पे काम करें आप लोग। डंडे पे काम नहीं करें, डेटा पे काम करें। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नए कानून का हम स्वागत करते हैं। पूरा देश स्वागत कर रही है। सुधार हो, बेहतर कानून व्यवस्था भारतीय नागरिकों को मिल जाए। हम और आप यही चाहते हैं। शांति व्यवस्थाएं बनी रहें। ये जो मोदी जी ने 58वां अखिल भारतीय सम्मेलन में जयपुर में जो कहा और वो भी महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के बीच में, इससे क्या फायदा होगा? अगर भारतवर्ष में सबसे ज्यादा ताकतवर कोई पद अगर है कानूनी व्यवस्था में, आप जानते हैं वो सबसे ज्यादा ताकतवर पद कौन सा है? अगर आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करेंगे। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे हिसाब से वो है एसपी नहीं, डीएसपी नहीं, आईजी नहीं, जज नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज भी नहीं। सबसे ज्यादा कानूनी व्यवस्था में अगर ताकतवर कोई अगर है तो वो है थाने का सब इंस्पेक्टर। थाना अध्यक्ष भी नहीं, इंस्पेक्टर भी नहीं, सब इंस्पेक्टर सबसे ज्यादा ताकतवर भारतीय न्याय व्यवस्था में है। अब आप कहेंगे कि पागल हो गए हो क्या, दिमाग सटक गया है क्या? आईएएस, आईपीएस, ये तमाम प्रकार के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? जज, सिविल कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, ये सब क्या बिना पावर के हैं? दोस्तों ये समझने जैसी बात है और ये देखने जैसी बात है। आप जहां से भी सुन रहे हैं, जिस प्रकार से भी सुन रहे हैं, अगर आपके घर में कभी कोर्ट कचहरी का मामला या थाना कोर्ट कचहरी का मामला पड़ा है तो आप जानते होंगे, और अगर नहीं पड़ा है तो आपके गांव में, आपके शहर में कभी अगल और बगल में आप झांक कर देखिएगा कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा जिसका पाला छाना कोर्ट और कचहरी से पड़ा हुआ है। मान लीजिए कोई भी आपराधिक घटना घटती है, कोई भी व्यक्ति एफआईआर लिखवाने अगर जाता है, उसकी एफआईआर तो चलो एक्सेप्ट कर ली जाती है, एन केन प्रकारेण। एफआईआर एक्सेप्ट करने के बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं और बहुत सारे प्रावधानों से गुजरना पड़ता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि एफआईआर को दर्ज करवाने में न जाने क्या क्या नहीं करना पड़ता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बस यूं ही एफआईआर दर्ज हो जाती है। और अब तो नए कानून में ऐसा भी हो गया है
कि जीरो एफआईआर आप कहीं से भी और देश के किसी भी कोने से आप किसी के ऊपर भी दर्ज करवा सकते हैं। बड़ी आसान एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को कर दी गई है। हाँ, एक अलग बात है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद आपको 3 दिन के अंदर वहाँ पे जाना होगा, थाने में जाकर वहाँ पे सिग्नेचर करनी होगी। ये एक अलग मामला है, लेकिन एफआईआर दर्ज बहुत आसान तरीके से किसी भी व्यक्ति के ऊपर किया जा सकता है। चलिए अच्छी बात है, एफआईआर हो गया। जाँच पड़ताल करेगा कौन? डायरेक्ट थाना का थानेदार नहीं करता, थाने का थाना अध्यक्ष नहीं करता, वो ड्यूटी देता है सब इंस्पेक्टर को जांच पड़ताल करना या उसकी गिरफ्तारी करना। टीम बनाई जाती है, टीम बन करके जैसा अपराध होता है, जैसा अपराधी होता है, उसके हिसाब से अभी थानाध्यक्ष तय कर लेता है कि चलो भाई 2-4 लोग मिलकर जाएंगे। उसके अंदर जो टीम को लीड करता है वो सब इंस्पेक्टर करता है। सब इंस्पेक्टर के हवाले हो गया वो केस। घटनास्थल पर जाना या अपराधी के यहाँ जाना, अपराधी को पकड़ना या आरोपी के पास जाना, आरोपी को पकड़ना, उसकी जो भी क्रियाएं प्रक्रियाएं हैं वो चलिए ठीक है। आरोपी को पकड़ भी लिया जाता है, थाने लेकर आया जाता है, लेकिन जो थाने लेकर आने के बाद की जो प्रक्रिया जांच पड़ताल, पूछताछ, मारपीट, ठंडा गर्म जो भी किया जाता है, वहां तक की प्रक्रियाएं तो बहुत अच्छी है, ठीक है, होनी भी चाहिए। अब जो प्रक्रियाएं यहाँ पर बनती है और वो बनती है धारा लगाने की। डायरी सब इंस्पेक्टर के पास है, वो डायरी लिखता है और उस डायरी में धाराएं चढ़ाता है वो अपराध के हिसाब से। यानी यहाँ पे भारतीय कानून व्यवस्था का ऐसा कोई मापदंड नहीं है और ना ही वो बंधा हुआ है किसी मापदंड में। कौन? तो सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर के मन में जौन सी धाराएं, चाहे वो जिस प्रकार की धाराएं हों, अगर वो अपराध से जुड़ा हुआ भी अगर नहीं है, उस समय उसके मूड के ऊपर आधारित है कि उस समय उसका मूड कैसा है। गर्म है, ठंडा है, चिढ़ा हुआ है या घर से झगड़ा करके आया है या वो जो सब इंस्पेक्टर है घर से चिढ़ कर आया हुआ है या बीवी से उसका झगड़ा हुआ है। यानी जितना जो असर और कसर है वो धारे पे निकालता है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर। धारा लगाने का कोई पैरामीटर नहीं है। उसे अगर याद नहीं भी आती है, धारा का ज्ञान अगर पूरा नहीं भी है कि कौन सी धाराएं किस जुर्म में कब लगाई जाती है, याद नहीं है, फिर भी वो जो धाराएं लगाता है वो उसके कलम के ऊपर आधारित है। जो मन में आया धाराएं लगा दी जाती है। आपको देखने को मिलेगा जब आप रिकॉर्ड चेक करेंगे किसी भी केस को लेकर, जो भी अभी कोर्ट और कचहरी में अभी लंबित हैं या चल रही हैं, उसके चालान शीट को अगर देखा जाए तो धाराएं 1 या 2 नहीं होती। सहयोगी धाराएं अनलिमिटेड लग जाती है, कभी 10, कभी 12, कभी 15, ऐसे-ऐसे धाराएं मिल जाती हैं, जो उन धाराओं का कोई भी सिर और पैर नहीं होता। सब इंस्पेक्टर ने धाराएं तो लगा दिया, नियम ये भी है कि भाई 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में आरोपी को पेश करना है और कोर्ट में आरोपी को पेश करने के बाद अब उसको जेल दाखिल करना आपका काम है। इसके बाद फिर जो पूरी क्रियाएं प्रक्रियाएं हैं जिसके अंदर आपको 90 दिन के अंदर चालान शीट पेश करनी है पूरा जांच करने के बाद। चलिए अच्छी बात है, जब वो धाराएं लगा रहा होता है ना, तो यहाँ पे उत्पन्न होता है बहुत बड़ा क्राइम, बहुत बड़ा अपराध यहाँ पे उत्पन्न होता है। बहुत बड़ी भ्रष्टाचार अगर कहीं है तो भारतीय न्याय व्यवस्था में यहीं पे है। वो सब इंस्पेक्टर
का जो क्वालिफिकेशन है वो किस प्रकार का है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से वो सब इंस्पेक्टर बना है, नीचे के लेवल से अगर वो काम करते-करते उसकी जब प्रमोशन हुई है, तो वो सब इंस्पेक्टर बना है। धाराओं का ज्ञान भी नहीं है। अगर बहुत सारे सब इंस्पेक्टर जितने भी हैं, मेरे हिसाब से ही नहीं और बाकी के जांच पड़ताल के दरमियान या सर्वे के दरमियान अगर देखा जाए, तो अगर जांच भी की जाए या परीक्षा ली जाए, तो बहुत सारे ऐसे सब इंस्पेक्टर हैं जिन्हें धाराएं याद नहीं होगी कि कौन सी धाराएं कब और किस वक्त लगाई जाती है। अगर उनसे पूछा जाए तो वो इस परीक्षा में वो फेल हो जाएंगे, लेकिन धाराएं लग जाती है और यहीं से उत्पन्न होता है तोड़ पानी की व्यवस्थाएं। धारा कम करानी है तो तोड़ पानी है। अगर तोड़ पानी अगर आपने नहीं किया, कोई व्यवस्थाएं अगर आर्थिक मुद्रा का नहीं किया, तो धाराएं जुड़ती जाती हैं, वो धाराएं कम होती नहीं है। ये ऐसे सैकड़ों नहीं लाखों उदाहरण हैं भारतवर्ष में मौजूद। दोस्तों, आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। जांच पड़ताल भी आप अपने अपने इलाके के थानों और कोर्ट कचहरियों में कर सकते हैं, या कोई घटना किसी के ऊपर अगर हुआ है तो उससे ये बातें की जा सकती है, उसका चालान शीट देखा जा सकता है और उसकी धाराओं को देखी जा सकती है। उसने जो अपराध किया है उसके हिसाब से कौन कौन सी धाराएं लगनी चाहिए और कौन कौन सी धाराएं लगी हुई है। अब खेल शुरू होता है कोर्ट का। ये सब इंस्पेक्टर साहब ने जो लिख दिया वो ब्रह्मा का लकीर है, लक्ष्मण रेखा। जो भी धाराएं इन्होंने लगा दी वो लक्ष्मण रेखा है। अब कोर्ट के अंदर, लोअर कोर्ट, जिस प्रकार की धाराएं इन्होंने लगाया है उसके हिसाब से सिविल कोर्ट, वकील अगर पूरा प्रकरण को देखा है, धाराओं को देखा है, तो अब ये बहस करेगा जज के सामने कि श्रीमान ये जो धाराएं हैं वो फालतू हैं, ये नहीं लगने चाहिए, कृपया इस धाराओं को कम कर दी जाए। जज को समझ में आएगा तो धाराओं को कम करेगा, अन्यथा वो धाराएं चलेंगी और सभी धाराओं के ऊपर स्पष्टीकरण वकील के माध्यम से देना है। सिविल कोर्ट में अगर कोई बात गड़बड़ हो गई तो हाई कोर्ट में उन्हीं धाराओं के हिसाब से कामकाज चलेगा, बहस चलेगी, सारी चीजें प्रक्रिया उसी धाराओं के हिसाब से होगी, जज के हिसाब से नहीं। अगर हाई कोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई, अगर आप सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं तो उन्हीं धाराओं के ऊपर ही बातचीत होगी, उन्हीं धाराओं पे वकील बहस करेगा, सारी चीजें पेश करेगा और उन्हीं धाराओं के हिसाब से उसे सजा मिलेगी या फिर छूट मिलेगी। यानी कहने का मतलब है कि एक अदना सा अधिकारी, यानी यहाँ पे ना तो आईएएस आया, ना आईपीएस आया, ना जज आया, एक अदना सा अधिकारी जो नीचे के लेवल से कभी अगर वो सब इंस्पेक्टर बन गया है और वो धारा लगाता, वो बेधड़क है किसी भी आरोपी पे, किसी भी प्रकार के केस पे। यहाँ पे सवाल यह है कि जब वो धारा लगा रहा था तो वहां पे किसी भी प्रकार का कोई पैरामीटर तय थाना में आज भी नहीं है, नया कानून आ जाएगा तो भी नहीं रहेगा और ये परिस्थितियां हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। मोदी साहब ने अभी जो 58वां अखिल भारतीय सम्मेलन में महानिदेशकों और महानिरीक्षकों को ये जो मंत्र दिया है, ये 3, नागरिक पहले, गरिमा पहले, न्याय पहले, साथ में इन्होंने एक मंत्र और दिया है कि डंडा नहीं डेटा पे काम करिए। साहब ये तो अधिकारी हैं ऊपर लेवल के, ये क्या करेंगे? समस्या तो सबसे नीचे है जहां से पब्लिक का जुड़ाव है। जिसे जो अधिकारी आरोपी को पकड़ने गया या केस को समझ रहा है, सबसे बड़ी समस्या वहां है
और मैं तो ये कहता हूं और मैं आप लोगों से भी ये सलाह ले रहा हूं कि क्या ये जो सब इंस्पेक्टर जो धारा लगाता है, क्या ये सब इंस्पेक्टर के हाथ में होनी चाहिए? सब इंस्पेक्टर के पास जरा सोचिए कि कितना बड़ा पावर है कि अगर उसने जो धाराएं लगा दिया, एक बार उसने अगर लिख दी कलम उठाकर, सामने वाला बंदा वो अपराध किया है या नहीं किया है, इसका मतलब ये होता है कि धाराएं लग गई, मतलब वो अपराधी अब हो गया। कोर्ट में उन्हीं धाराओं को कम करना है या बहस करनी है और उसी के हिसाब से लेखा जोखा चलेगा, यानी फिर कोई उसे काट नहीं सकता। क्या इतनी बड़ी पावर उस सब इंस्पेक्टर को दे देना चाहिए था? भारतीय कानून व्यवस्था में ये सवाल पूरे भारतवर्ष के नागरिक भी पूछ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। आप अगर पीड़ित हैं तो आप भी समझ सकते हैं। इस वीडियो को आपको इतना शेयर करना है कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक जाए। ये बात को समझने जैसी है। सब इंस्पेक्टर अगर किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहे, नर्क करना चाहे, ये समझ लीजिए कि उसकी जिंदगी नर्क है। यानी वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है, सब कुछ वही है। एक सब इंस्पेक्टर भारतीय न्याय व्यवस्था के हिसाब से अगर उसने नसीब लिख दिया, मतलब वो लिख दिया धारा के माध्यम से, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी उन धाराओं को कम करवाने में या उन धाराओं से बाहर निकलने में, लेकिन वो व्यक्ति निकल नहीं पाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या यहाँ है, मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि श्रीमान आप यहाँ पे काम करें। सबसे बड़ा समस्या का जड़ यहाँ पे है। अपराध यहाँ से भी उत्पन्न होता है। अगर भारत में अपराध 100% है, आप मान के चलिए कि 85% अपराध यहाँ होता है, यहाँ से उत्पन्न होता है। जिंदगियां उलझ कर रह जाती हैं कोर्ट और कचहरी में। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसका निपटारा करने के लिए आज भी भारत के पास ना तो उतने टीम है, ना उतने कोर्ट है, ना उतनी कचहरियां हैं, ना उतने जज हैं। लंबी बहुत सारे मामले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेलों में आज भी उनको फैसले नहीं हो पाए हैं। जिंदगियां सड़ रही हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल से फैसले तक नहीं हुए हैं। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, यही सत्य है। इस बात से आप कितना सहमत हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बस यही निवेदन सरकार से है कि इस रूट लेवल पे काम करने की आवश्यकता है। और हाँ, लास्ट में एक सजेशन है सरकार को हमारे तरफ से, हमारे पूरे भारतवर्ष के जनता की तरफ से, आपकी तरफ से, कि माननीय महोदय, इन नए कानून बनाए हैं उसमें ये भी अगर जोड़ देते कि जिस प्रकार से आरोपी को जेल दाखिल करने के लिए कोर्ट में 24 घंटे के अंदर लाकर खड़ा करना पड़ता है और वहां एक प्रक्रिया होता है जज के सामने, सिर्फ सब इंस्पेक्टर अपने डायरी में उसका जुर्म क्या है इतना ही लिख पाए और धाराएं लगाने का काम वो जज करे, चाहे वो लोअर कोर्ट का जज हो या सिविल कोर्ट का जज हो। वहां पे अगर वो जज करे जेल दाखिल करने से पहले कि चलो भाई इसका ये अपराध है, इसके ऊपर ये आरोप है, तो इस आरोप के हिसाब से ये धारा होगा, ये धारा होगा, ये धारा होगा, तो बाकी के समय बचाया जा सकता है। ये इसलिए बचाया जा सकता है कि धारा को कम करवाने के लिए पिटीशन लगाए जाते हैं, वकील बहस करता है, डेट लेता है, जज का समय जाता है, भारत का समय जाता है और बहुत सारी परेशानियां होना शुरू हो जाती। यहीं से जिंदगी चक्कर काटते रह जाती है और चक्कर काटते काटते बहुत सारे ऐसे भारतीय नागरिक हैं जिनका जिंदगी घन चक्कर हो जाता है। और हमारे मोदी साहब तो कह ही रहे हैं कि नागरिक पहले,
आपसे निवेदन होगा कि काश अगर ऐसा भी आप कर पाएँ, इस बात को आप समझ पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।